भारत के भू राजस्व का प्रशासन। भारत में भू राजस्व प्रशासन की प्रशासन के लिए ट्रायल एंड एरर की नीति को अपनाया। भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, जिस कारण से यहाँ पर शासकों और सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत लगान हुआ करता था। पुराने समय के शासकों ने कृषि सुधार में जो भी प्रयास किए उसमें मुख्य बल राजकोषीय वृद्धि एवं किसानों से प्राप्त लगान में वृद्धि पर था। जब अंग्रेजों के पास सत्ता तो उनका मुख्य ध्यान आकर्षण लगान की ओर हुआ। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में रजा खान, बिहार में राजा शिकार राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान प्राप्ति करने के लिए नियुक्त किया। इनको किसानों से लगान वसूली करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लगान की सीमा 40 से 60% तक कर दी गई तथा प्रशासनिक खर्च, सेना का खर्च, व्यापार खर्च का कार्य लगान से प्राप्त आय के द्वारा किया जाने लगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय में भू राजस्व में सुधार, इजारेदारी व्यवस्था। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके पीछे उसने इसमें भ्रष्टाचार को बताया। इसी समय अकाल की समस्या के कारण कई कृषक मारे गए। वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया। इस बोर्ड के द्वारा बंगाल के लगान को वसूल करने की जिम्मेदारी ठेके पर देने की परंपरा शुरू की गई। ठेके पर लगान वसूल करने की इस प्रक्रिया को इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। इजारेदारी व्यवस्था में जो ऊंची बोले लगाता उसे लगान वसूल करने का अधिकार मिल जाता था, जिसे उसे सरकार के पास जमा करना होता था। शेष ठेकेदार अपने पास लाभ के रूप में रख सकते थे, परंतु इससे ठेकेदारों ने अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसानों का शोषण शुरू कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं स्थायी बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी। इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते थे, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सुव्यवस्थित भू राजस्व प्रशासन स्थापित करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। इसने इजारेदारी की समस्याओं को समझते हुए बंगाल में जमींदारों को ही जमीन पर वंशानुगत मालिकाना हक दे दिया, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी यह हक दे दिया गया और वह अपनी जमीन हस्तांतरित भी कर सकते थे। जमीनों का बंटवारा कर सीमांकन किया गया और जमींदारों के क्षेत्र का निर्धारण कर दिया गया। साथ ही पिछले 10 वर्ष के औसत उत्पादन को लेकर 60% तक भूमि पर लगान लगाया गया। लगान को सदा के लिए स्थायी कर दिया गया। लगान की मात्रा अधिक से अधिक रखी गई और लगान का 1/11वां हिस्सा जमींदारों को तथा 10/11 हिस्सा सरकार को सुनिश्चित किया गया। लगान की व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक के कुर्ग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, अर्थात ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्रफल लागू की गई। रायतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। मैसूर मराठा राज्य पर साम्राज्य विस्तार के पश्चात मैसूर मराठा कर्नाटक और निजाम के क्षेत्रों में यह व्यवस्था शुरू की गई। रैयत का अर्थ किसान होता है। सरकार ने किसानों से लगान के लिए सीधा संबंध स्थापित किया। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा विकसित किया गया। दक्षिण भारत में बंगाल की तरह जमींदारी वर्ग विकसित नहीं था। इस वजह से सीधे किसानों से संपर्क करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। यहाँ भूमि का सीमांकन किया गया, जिसके बाद जमीनों की उत्पादकता निर्धारित कर लगान का निर्धारण किया गया। अंग्रेज लगान फसल पर नहीं बल्कि भूमि पर लगाते थे। फसल अच्छी हो या बुरी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजों को उत्पादकता से कोई मतलब नहीं था। भूमि के आधार पर लगान वसूल करते थे। इस वजह से किसानों का रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में भी काफी शोषण हुआ। ये भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था। उत्तर एवं पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने क्षेत्रों में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई। इस व्यवस्था का जनक हॉट मैकेंजी था, परंतु पूर्ण रूप से विकसित करने का काम मार्टिन एवं टॉमस बर्ड ने किया। इस व्यवस्था में 4-5 गांवों को मिलाकर एक महाल बनाया गया।
इसके मुखिया जो कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था, उसे महालदार कहा जाने लगा। वह सभी ग्रामीणों से लगान को व्यवस्थित कर संग्रहित कर सरकार को देता था। सरकार का उद्देश्य जमींदार शहरों से गांवों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे वह जमीनों में निवेश को प्रोत्साहन देगी और इससे कृषि का विकास होगा और परिणाम स्वरूप सरकार व किसान दोनों को ही लाभ होगा। सरकार ने जमींदारों को सेफ्टी वाल्व की तरह से प्रशासनिक सुविधा दी। सरकार ने जमींदारों को मालिकाना दे दिया। अंग्रेज प्रशासनिक समस्याओं से दूर सिर्फ जमींदारों से लगान की वसूली पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस प्रकार अंग्रेज किसानों की समस्याओं से सीधे तौर पर बचने लगे और समस्याओं के लिए उन्होंने जमींदारों को कारण बताना शुरू कर दिया। एक और लाभ हुआ कि अब अंग्रेजों के पास जमींदार वर्ग के रूप में एक निष्ठावान वर्ग था। जमींदारों से अंग्रेजों ने कहा कि जब तक अंग्रेज रहेंगे जमींदारों के पास अधिकार बने रहेंगे। इसके अलावा सन 1794 ईस्वी में जमींदारों के ऊपर सूर्यास्त नीति लगाई गई, जिसके अनुसार यदि निश्चित दिन सूर्यास्त से पहले जमींदार लगान जमा नहीं करेंगे तो उनकी जमींदारी छीन जाएगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक समस्याओं से दूरी बनाते हुए जमींदार के ऊपर भी नियंत्रण बना लिया। सरकार अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही? अंग्रेजों की उम्मीद के अनुसार जमींदारों ने शहर नहीं छोड़ा। किसानों से लगान वसूलने के लिए उन्होंने गांवों में अपने नुमाइंदे नियुक्त कर दिए और उन्हें यह अधिकार दे दिया कि वह जितना चाहे उतनी वसूली करें। इस प्रकार से दूरवासी जमींदारी प्रथा शुरू हो गई। आदिकाल से ही भारतीय जमींदारों और किसानों के बीच में पिता पुत्र जैसे संबंध थे। किसानों का शोषण नहीं होता था। जब नुमाइंदे की नियुक्ति की गई, इन्होंने अधिक लाभ के उद्देश्य से जबरन लगान वसूली करना शुरू कर दिया। एक अन्य पक्ष ये भी रहा, कुछ जमींदार भारतीय किसानों से हमदर्दी रखते थे और उन्होंने लगान वसूल करने में रियायत दी, जिस कारण निश्चय सीमा पर अंग्रेजों को लगा नहीं दे पाते थे। अंग्रेज इसका लाभ उठाते हुए उनकी जमींदारी छीन लेते, जिस कारण एक नई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होने लगी। परंतु कुल मिलाकर नीति सफल रही, क्योंकि जमींदार वर्ग एक राज्य भक्तों के रूप में उभरा, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम समय तक उसके साथ रहा। भू राजस्व प्रणाली में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों का भरपूर शोषण किया गया। एक तरफ सूर्यास्त कानून के द्वारा जमींदारों की भी जमीन छीन लेते तो दूसरी ओर फसल की चिंता किए बगैर सिर्फ भूमि पर कर लगाकर किसानों का शोषण किया गया। किसान दबाव में आकर और साहूकारों से ऋण लेते और जिसे चुकाना पाने पर महाजन और साहूकार जमीन हड़प लेते। किसान धीरे धीरे ऋण में चले गए और महाजनों एवं साहूकारों के विरुद्ध जाने पर भी किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। न्यायालयों की कठिन प्रक्रिया को किसान समझ नहीं पाते थे। अंग्रेज इन साहूकारों एवं महाजनों का पक्षी लेते थे, जिससे यह महाजन और साहूकार अंग्रेज के लिए निष्ठावान बने रहते। सार स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया और इसे 19% भूभाग पर बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में 51% भूभाग पर थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा उत्तर एवं पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्रों पर लगभग 30% क्षेत्रों पर लागू की गई।